हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मगध साम्राज्य का उदय या राइज ऑफ द मगधन एम्पायर करने जा रहे हैं। और ये हमारा जेपीएससी की पीटी और मेंस दोनों से संबंधित है, तो दोनों तरह के विद्यार्थी इसमें ध्यान दे सकते हैं। मगध साम्राज्य का भारत का पहला साम्राज्य माना जाता है, लेकिन इससे पहले कुछ हुआ था ऐसा कोई हमें ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ हद तक हमें अंदाज़ा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक साम्राज्य हो सकता है, क्योंकि वहाँ के लिपि में समानता मिलती है। सभी जितने भी साइट्स थे उसकी लिपि में समानता मिलती है, ईंटों का जो नाप था उसमें समानता मिलती है। तो उससे लगता है कि हो सकता है कि वहाँ पे एक साम्राज्य हो और जिसकी दो राजधानियाँ हों, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। लेकिन चूंकि वहाँ का कोई लिखित प्रमाण नहीं है तो हम उसे क्लियरली नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता एक ही साम्राज्य था। और उसके बाद के काल में, वैदिक काल में, हमें वैसा कुछ प्रॉपर प्रमाण नहीं मिल पाता है कि पूरे भारत में एक कोई साम्राज्य था। उसके बाद 6वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी के आसपास में हम देखते हैं कि भारत में मगध साम्राज्य का उदय होता है। और मगध साम्राज्य के उदय में हम देखते हैं कि पौराणिक कथाओं में भी करीब दो राजाओं का हमें वर्णन मिलता है। एक है आपका जरासंध और दूसरा है आपका बृहद्रथ। जरासंध आपका महाभारत में इसका एक पात्र के रूप में नाम है और जिसका वध भीम ने किया था। और जरासंध का कृष्ण के साथ भी लड़ाई होते रहता था, हम उसे भी महाभारत में देखते हैं। और इसके बाद एक जरासंध नामक राजा का भी नाम आपका इस क्षेत्र मगध क्षेत्र से आता है। इसके बाद के काल में आपका 3 वंश आता है और जो हमारे मतलब विषय वस्तु से संबंधित है और जिसे हमें करना है, और वो है कि आपका हर्यक वंश, उसके बाद आता है आपका शिशुनाग वंश और उसके बाद आता है आपका नंद वंश। तो हर्यक वंश आपका 544 ईसा पूर्व से आपका 412 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग वंश आपका 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक था। और आपका उसके बाद आता है नंद वंश, और नंद वंश आपका 344 ईसा पूर्व से आपका 323 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद 323 ईसा पूर्व से आपका मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, जो कि चाणक्य और चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। तो आइए देखते हैं कि हर्यक वंश में कैसे कैसे क्या क्या होता है और मगध का साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे फैलता है और भारत का पहला साम्राज्य यह कैसे बनता है मगध। तो हर्यक वंश का पहला राजा था आपके बिंदुसार या बिंबिसार। और बिंबिसार आपका महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और बिंबिसार आपका बौद्ध धर्म को भी मानते थे। इसके अलावा बिंबिसार ने आपका राजगृह नामक एक राजधानी का भी निर्माण किया था। और राजगृह का बेसिक लोकेशन जो आपका ये है कि ये है आपका गया, ये है आपका नवादा, और इसके इस आस में आपने मिलता है आपका राजगीर। और यही आपका पहले ग्रीवरज था। और यहाँ पे आपका कर झारखंड में कर लीजिए तो यहाँ पे है कोडरमा। तो कोडरमा से ऊपर देखेंगे मैप में तो आपको राजगीर मिल जाएगा, और इधर गया है और इधर नवादा है। ठीक है, तो इस जगह पे आपका राजगीर था। और वहाँ पे बिंबिसार ने आपका अपने राजधानी का निर्माण किया था। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीकों को अपनाया था। सिर्फ एक तरीका नहीं था। जैसे इन जनरल माना जाता है कि किसी साम्राज्य को हराओ युद्ध में, तो उसके बाद उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लो, तो ये साम्राज्य विस्तार का एक तरीका है। लेकिन बिंबिसार ने इसके अलावा भी कुछ और तरीके अपनाए थे। तो सबसे पहले तो इसने युद्ध में आपका 2 राजाओं से युद्ध किया था। एक आपका अंग के राजा को से युद्ध किया था, और बिंबिसार ने अंग के राजा को हराया था और उसे अपने कंट्रोल में लिया था। और फिर अपने बेटे अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। क्वेश्चन आता है कि अजातशत्रु ने किसे आपका अंग के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, तो इसका आंसर होगा आपका अजातशत्रु। बिंबिसार ने एक और राजा से युद्ध किया था, लेकिन वह युद्ध अनिर्णित था, और वो था आपका अवंती के राजा चंडप्रद्योत। लेकिन इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था क्योंकि दोनों करीब करीब बराबर के शक्ति थे। इसके बाद आपका
बिंबिसार ने आपका 3 विवाह किए थे, 3 राज्यों के साथ विवाह किया था और अपने आप को मजबूत किया था। और वह 3 राज्य थे आपका कौशल, आपका लिच्छवी और आपका मद्र। कौशल में उन्होंने प्रसेनजीत की बहन आपका महाकोसला देवी से विवाह किया था। उसके अलावा आपका क्या कहते हैं, लिच्छवी में उन्होंने चेटक की बहन चेलना से विवाह किया था और मद्र में मध्य की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया था। ठीक है, तो कौशल का नाम तो याद रखना आसान है, महाकोसला देवी। कौशल और महाकोसला, कौशल है सिमिलर तो याद रह जाएगा। और बाकी यहाँ है लिच्छवी में आपका चेटक है, और चेटक और चेलना दोनों कुछ हद तक समानता रखते हैं तो वहाँ भी याद रखना आसान है। बाकी मद्र में, तो मद्र में आपका क्षमा है, तो मद्र से आप मदर कर सकते हैं, तो मदर सभी को क्षमा कर देती है। तो मद्र और क्षमा का एक कनेक्शन बनता है कि ये वहाँ से आई थी। तो बिंबिसार ने 3 जगह विवाह, 3 मजबूत राज्यों से विवाह किया। अब जिससे आपने रिश्तेदारी हो गया है उससे आपको लड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और वो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो आपका मदद ही करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बिंबिसार ने मगध को मजबूत किया। इसके अलावा बिंबिसार ने कूटनीति या डिप्लोमेसी का भी यूज किया था अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए। और डिप्लोमेसी के तहत जब चंद्रप्रद्योत को आपका जॉन्डिस हुआ था तो अपने वैद्य जीवक को उसने वहाँ पे भेजा था उनके इलाज करने के लिए, और उसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी और फिर एक दूसरे का साथ ठीक से रहते थे। और इसके अलावा कंबोज के राजा, जो कंबोज आपका यहाँ पे है, ठीक है, कंबोज इस जगह पे है, मद्र आपका इस जगह पे है, कंबोज इस जगह पे है। ठीक है, कौशल आपका यहाँ है और आपका लिच्छवी यहाँ है, मगध आपका यहाँ है। तो ये कंबोज के राजा से भी इसने दोस्ती किया था, और ये अवंती आपका इस जगह पे है, तो अवंती के राजा इससे, ये दोनों से दोस्ती किया, ये 3 से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और इस तरह से बिंबिसार ने अपने आप को मजबूत किया था और एक बड़े साम्राज्य को बनाने के एक नींव रख दिया था। और इसका जो शासनकाल था, बिंबिसार का शासनकाल आपका 544 से 492 BC तक था, मतलब करीब 52 ईयर्स। और ये 52 साल का काल काफ़ी लंबा कार्यकाल होता है। तो इतने दिन में आपका अजातशत्रु को काफ़ी बेचैनी होना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि अगर मान लें कि बिंबिसार अगर 20-25 साल की उम्र में अगर राजा बन गया होगा, तो अगर वो और उतना और पहले शादी भी जल्दी हो जाता था, तो अगर शादी और उस समय तक अगर मान लो अजातशत्रु पैदा ले लिया होगा तो सोचिए कि कितना दिन उसे इंतज़ार करना पड़ा होगा। और अगर लंबे समय तक इंतज़ार करेगा, उसका भी धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा था, तो उसके जो उसके साथ में रहने वाले थे उन्होंने भी उसे चढ़ाया होगा कि अगर तुम कब राज भोग करोगे, राजा के बेटे आओ तो राजा तो बनोगे, राजा को बनोगे तो राज भोग कब करोगे, बुढ़ापे में क्या राज भोग करोगे। उससे भी बेचैनी हुआ होगा, तो उसने राजा बनने के लिए आपके अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आपका 492 BC में आपका बिंबिसार शासक बनता है और 460 ईसा पूर्व तक वो शासक रहता है। जब वो शासक बनता है तो उसका 2 बड़े बड़े युद्ध होते हैं, और एक युद्ध होने वाला था लेकिन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला युद्ध आपका कौशल और आपका काशी के साथ इसे करना पड़ता है। ठीक है, कौशल के साथ इसलिए भी करना पड़ा, कौशल के साथ उसकी रिश्तेदारी था, क्योंकि उसके सौतेली माँ का मतलब मायके था। उसके बावजूद उसे युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि अजातशत्रु बहुत ही महत्वाकांक्षी था, और उसके क्रियाकलापों को देखते हुए प्रसेनजीत को लगता है कि नहीं, ये मतलब कुछ गलत कर सकता है, तो अटैक किया जाता है उधर से। और जब अटैक होता है तो काफ़ी दिन तक युद्ध होता है, लेकिन प्रसेनजीत और काशी नहीं जीत पाते हैं। तो उस केस में होता है कि प्रसेनजीत को काशी को मगध को देना पड़ जाता है, पहला चीज़। और दूसरा, प्रसेनजीत को अपनी अपनी बेटी की शादी आपका अजातशत्रु के साथ करना पड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा
वैशाली ने आपका कौशल का साथ दिया था। अब चूंकि कौशल का साथ दिया था तो अजातशत्रु से इसका दुश्मनी हो गया। तो इस चक्कर में आपका अजातशत्रु आपका लिच्छवी को से भी लड़ने का ठान लेता है, क्योंकि लिच्छवी उसका खुद का अपना मामा का घर था। इसके बावजूद वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और उस तैयारी, लेकिन चूंकि आपका लिच्छवी साम्राज्य बहुत मजबूत साम्राज्य था, तो इसलिए उसने अपने जासूस के रूप में अपने 2 मंत्रियों को भेजा, और वो 2 मंत्री थे सुनिध और वर्षाकर। नाम में थोड़ा बहुत कुछ बीच में अंतर मिलता है, लेकिन मान के चलिए कमोबेश ऐसा ही नाम होता है। तो सुनिध और वर्षाकर ये दोनों वहाँ जाते हैं, और चूंकि वो एक गणराज्य था, मतलब बहुत सारे संघों से, मतलब ग्रुप से मिलकर बना हुआ था, तो उनके बीच में ये दोनों फुट डालने में सफल हो जाते हैं, और लिच्छवी गणराज्य को वे कमज़ोर करते हैं। और जब वो कमज़ोर हो जाता है तो उसके बाद वो अजातशत्रु वहाँ पे अटैक करता है, और फिर लिच्छवी को ये आपको हरा देता है। तो हराने में एक तो आपका युद्ध तो करना ही रहा है, उसके अलावा अजातशत्रु ने 2 बहुत ही प्रसिद्ध हथियार का उपयोग किया था उस युद्ध में, और उस 2 हथियारों का नाम था रथ मूसल और महाशिला कंटक। तो रथ मूसल में उसने, आप सभी ने बाहुबली पिक्चर देखा होगा, मतलब बाहुबली का दोनों पार्ट में उस बाहुबली आपने देखा होगा। तो ये दोनों हथियार को आपके बाहुबली के पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। बाहुबली में एक रथ देखते हैं जिसका आपके चक्के में कुछ लगा हुआ, मतलब एक तलवार टाइप का लगा हुआ था, और आगे में एक चक्की टाइप का घूमते रहता था। तो उसे कह सकते हैं कि वो रथ मूसल के जैसा था। और उसमें एक चीज़ और दिखाया जाए बाहुबली में कि 2 बहुत बड़े बड़े गुलेल होते थे, जिससे बड़े बड़े पत्थर को दुश्मन के ऊपर फेंका जाता था। तो ये था आपका महाशिला कंटक, और ये दोनों हथियार का उसने लिच्छवी के विरुद्ध प्रयोग किया था, और उसके बाद उसने उनके विरुद्ध जीत हासिल की थी। इसके अलावा एक तीसरा युद्ध था कि अवंती के साथ इसका युद्ध होते होते रह गया। अवंती ने वत्स का लोकेशन आपका यहाँ पे है, इलाहाबाद का इलाका, जबकि कुरु वंश यहाँ था, कुरु लोग यहाँ पे आके बसे थे। जब यहाँ पतन हो गया कुरु वंश का, तो यहाँ पे आके बसे थे, तो अवंती ने इसे हरा दिया था। अब इसे हराने के बाद अब अगला टारगेट यही होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से ये युद्ध नहीं हो पाता है। और जब नहीं हो पाता है तो लेकिन उससे पहले अजातशत्रु ने लड़ाई का तैयारी कर लिया था, और लड़ाई का तैयारी के लिए उसने ये गंगा के किनारे, और गंगा और सोन के जो मिलते हैं, इसके बगल ये पटना का इलाका है, यहाँ पे इसने एक किले का निर्माण करवा लिया था, और ये किला था आपका पाटलीग्राम में। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है कि अजातशत्रु ने पाटलीग्राम में एक किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। और उसका बेटा जो उदयन था उसने पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करवाया था, और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो और इसके अलावा एक चीज़ और है कि अजातशत्रु आपका जैन धर्म को मानता था। इसके अलावा अजातशत्रु की जब मौत होती है तो आपका उदयन शासक बनता है, और उदयन के काल में बेसिकली सिर्फ 2 काम हुआ था। एक आपका पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, और एक पाटलिपुत्र का शहर का निर्माण किया गया था, तो जिसे अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी सारे राजा बनते हैं, और उसके बाद ये छोटे छोटे राजा आपका 412 ईसा पूर्व तक आते हैं, और 412 ईसा पूर्व में आपका हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो था आपका नागदशक। और नागदशक चूँकि बहुत अच्छा से शासन नहीं कर रहा था, बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो मगध के जनता ने उसे सत्ता से हटा के आपका बनारस में आपका गवर्नर था आपका शिशुनाग, तो उससे शिशुनाग को लाके यहाँ पे शासक बनाया जाता है। और 412 ईसा पूर्व से आपका शिशुनाग वंश आपका मगध में शुरू होता है, और ये वंश चलता है आपका 344 ईसा पूर्व तक। तो इस वंश में मुख्यतः बड़े 2 राजा होते हैं, एक तो आपका शिशुनाग होता है और दूसरा आपका कालाशोक होता है। तो शिशुनाग के काल में आपका 2 बड़े काम हुए थे। एक तो ये हुआ था कि शिशुनाग ने आपका वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी, मतलब पाटलिपुत्र से राजधानी को वो वैशाली लेके गया था। दूसरा चीज़ उसने ये किया था कि उसने अवंती को हरा दिया था। करीब 100 साल से आसपास से अवंती के साथ आपका मगध का
कुछ टेंशन चल रहा था, लेकिन उस चीज़ को शिशुनाग में एक झटके में ख़त्म कर दिया था। और इसके बाद से जब तक मौर्य वंश का पतन नहीं हो जाता है अशोक के बाद तक, तब तक अवंती आपका मगध साम्राज्य का ही हिस्सा रहता है। इसके अलावा इसके बाद आपका कालाशोक आ जाता है, जो कि इसी के वंश का था। और कालाशोक ने आपका वैशाली में आपका द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। पहला कालाशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया, और दूसरा कि वैशाली से राजधानी को दोबारा वो पाटलिपुत्र वापस लेके आ गया था। ठीक है, लेकिन अगर पहला बौद्ध संगति मतलब दूसरा बौद्ध संगति अगर वैशाली में हुआ था, तो पहला बौद्ध संगति कब हुआ था और किसने करवाया था? तो पहला बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुआ था, और ये अजातशत्रु के काल में हुआ था, और ये राजगृह में हुआ था। ठीक है, बाकी बौद्ध संगति क्या होता है, कैसा होता है, जब हम बौद्ध धर्म करेंगे तो उसे हम वहाँ देखेंगे। तो और कालाशोक के वंश में भी कुछ राजा और होते हैं उसके बाद में। ठीक है, और छोटे छोटे राजा और होते हैं, और उसके बाद फिर आपका ये राजा चलते हैं आपका 344 ईसा पूर्व तक। और फिर 344 ईसा पूर्व में आपका जो ये शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था, उसके एक वैश्या के साथ एक संबंध था, और उस वैश्या से उसे कुछ पुत्र प्राप्त हुए थे, मतलब संतान हुए थे। और उन संतानों में से एक था आपका महापद्मानंद। और महापद्मानंद के चूँकि राजा का ही बेटा था, भले वैश्या से था, तो राज परिवार में या राजमहल में आया जाया करता था। और महापद्मानंद के जो वैद रानियाँ थे, उनसे भी उनके बच्चे थे। और जब वैद रानियों के बच्चे आपका महापद्मानंद का मजाक उड़ाया करते थे, और जब मजाक उड़ाया करते थे तो इसे अंदर से गुस्सा आया करता था, लेकिन अपने आप को, चूँकि वो वैद थे तो उनका कुछ कर नहीं सकता था, तो गुस्सा का घुट पीकर वह रह जाया करता था। और यहाँ से जन्म होता है एक कोल्ड ब्लडेड इंसान का, जो कि बहुत ही गुस्सा को जब पी लेता है, शांत रहता है, और अंदर से अपने आप को मजबूत करता चला जा रहा था वो। ठीक है, और जब एक दिन उसे मौका मिलता है तो उसने अंतिम राजा के जितने भी संतान थे सभी को मार देता है, और राजगद्दी को हथिया लेता है। और उसके बाद 344 ईसा पूर्व में उसने नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, महापद्मानंद बेसिकली कहा जाता है कि वो शूद्र वर्ण से था, क्योंकि वो वैश्या का पुत्र था। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही तेज तर्रार था और बहुत ही प्रतापी था, और उसकी वीरता के कारण उसे भारत का पहला साम्राज्य निर्माता तक कहा जाता है। और पूरे उत्तर भारत में, ये जो हिस्सा है उत्तर भारत का, पूरे उत्तर भारत में महापद्मानंद ने मगध साम्राज्य को फैलाया था। पहले से काफ़ी कुछ हद तक फैला हुआ था, और बाकी इसने और भी फैलाया था। इसका सेना बहुत बड़ा था, और किसी को भी इसके सामने, इसका चूँकि सेना बहुत बड़ा था तो किसी को भी इसका सामना करने में बहुत दिक्कत होता था, और इसीलिए काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक इसने उस चीज़ को कर लिया था। और इसके अलावा कि इसने कलिंग विजय भी किया था, और कलिंग से महापद्मानंद जिन की मूर्ति को लेके मगध आया था। अब जिन क्या होता है, तो जिन आपका मोस्ट पहले महावीर का मूर्ति था, जो कि वो वहाँ से लेके आया था। और जब ये मौर्य वंश वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो बाद में आपका उड़ीसा का कोई राजा आके यहाँ से उस मूर्ति को लेके भी वापस जाता है। तो ये था आपका महापद्मानंद का कहानी। महापद्मानंद को एकराट भी कहा जाता है, और सर्व क्षत्रिय हंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने प्रण लिया था कि सारे क्षत्रियों को ये ख़त्म कर देगा। इसने अपने तरफ से काफ़ी कोशिश भी किया था कि क्षत्रियों का वो ख़त्म कर दे। ठीक है, इसे उग्रमिज भी कहा जाता है, या उग्र सेना भी कहा जाता है। और इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सेना बहुत बड़ा था, इसीलिए इसे उग्र सेना भी कहा जाता था। इसके बाद आता है कि इसका बेटा आता है आपका धनानंद, और धनानंद के काल में ही इस वंश का पतन होता है, क्योंकि धनानंद का टक्कर आपका चंद्रगुप्त और चाणक्य से होता है,
और उनके सामने मतलब वो नहीं टिक पाता है प्रॉपरली, या उनके जो प्रोपागेंडा था या जो उनका सैनिक शक्ति से नहीं टिक पाया, तो वहाँ से आपका नंद वंश का पतन हो जाता है। लेकिन धनानंद के काल में एक चीज़ और देखना है हमें कि धनानंद के काल में ही आपका उत्तर पश्चिम में आपका इस इलाका में आपका सिकंदर का आक्रमण हुआ था आपका 326 ईसा पूर्व में। और सिकंदर धनानंद के सैनिक शक्ति के कारण ही आपका भारत नहीं आता है। कुछ जगह बताते हैं कि चंद्रगुप्त चाणक्य ने कुछ कुछ किया था, क्या किया था, कितनी सच्चाई है, कितना कहानियाँ, इसे नहीं कर सकते। लेकिन सिकंदर वहाँ से लौट के गया था और धनानंद के काल में ही आपका सिकंदर का आगमन हुआ था, ये एक सच्चाई है। ठीक है, तो इतना तक हमें इस वंश के बारे में जानना था। और इसी में आपका उत्थान होता है, मगध का जो उत्थान हुआ वो इस इलाका में हो जाता है। और इसके बाद का जो उत्थान है या इस इलाके में जाएगा या इस इलाके में जाएगा, तो ये मौर्य साम्राज्य के समय में जाएगा। लेकिन जो इम्पायर, जो साम्राज्य का जो निर्माण का जो नींव डालना था वो 3 वंशों ने डाल दिया था, और वो थे आपके हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और आपका नंद वंश। किसने क्या क्या किया था वो हमने अभी देख लिया। ठीक है, और एक चीज़ और इन जनरल फेमस है वैसे पीटी की तैयारी में, कि इसके वंश के क्रम को याद करने के लिए, और इसके लिए कोड दिया जाता है कि हसीन मासूका सा, जो कि मुझे उतना सही नहीं प्रतीत होता है। तो देखते हैं कैसे क्या है। हसीन से हर्यक हो गया, सा से शिशुनाग हो गया, ना से नंद वंश हो गया, मा से मौर्य वंश हो गया, और सा से शुंग वंश हो गया, का से कर्ण वंश हो गया, और ये से सातवाहन वंश हो गया। तो ये तीनों तो मगध से संबंधित थे, ये भी मगध से संबंधित था, लेकिन शुंग वंश आपका मगध से संबंधित नहीं था। और शुंगों की राजधानी आपका विदिशा में थी, और विदिशा आपका एमपी में है। ठीक है, कर्ण की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र में थी, लेकिन ये सातवाहन वंश है, और सातवाहन वंश का राजधानी आपका महाराष्ट्र में था, प्रतिष्ठान में। ठीक है, तो वंश किस किस क्रम में आए थे उसके हिसाब से तो ये सही है कि वंश की क्रम पूछा जाता है, कौन सा वंश किस क्रम में आया, वो सही है। लेकिन सभी वंश मगध से संबंधित नहीं थे, तो मेरा प्रॉब्लम वहीं पे था। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं कि मगध वंश का जो उत्थान हुआ था वो मतलब कैसे हुआ था, मतलब मेंस के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो मगध का उत्थान कैसे हुआ था? तो कोई भी साम्राज्य का जब विकास होता है तो उसमें एक फैक्टर कभी नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। लेकिन हमेशा अगर कोई साम्राज्य जैसा चीज़ है, मतलब वो किसी इंसान, कोई भी इंसान करेगा, इंसान मतलब बहुत सारे संसाधनों का यूज करेगा, उसके बाद उस चीज़ को करेगा। ठीक है, तो इंसान हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। और मगध साम्राज्य के उत्थान में 4 राजा थे जो कि सबसे महत्वपूर्ण थे, और वो थे आपका बिम्बिसार, उसके बाद आपका अजातशत्रु, फिर आपका शिशुनाग, और उसके बाद है आपका महापद्मानंद। इन चारों ने कैसे उस समय के जो इतने संसाधन थे और कैसे उनका उपयोग किया, और दूसरा कि कैसे प्लानिंग किया, और वो इसलिए इस चीज़ की, इस फैक्टर का बहुत महत्वपूर्ण मतलब माना जाता है कि मगध के राजा बहुत महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने बहुत बड़ा इसमें भागीदारी की थी, इसके बड़ा करने में। ठीक है, तो ये तो पहला फैक्टर हो गया। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर हैं, तो वो क्या क्या फैक्टर हैं तो वो हम आगे देखते हैं। तो इसके अलावा है कि आपका एक प्राकृतिक कारण, मतलब भौगोलिक कारण भी आ जाता है, फिर आपका आर्थिक कारण भी आ जाता है।
इसमें लास्ट में एक और है कि आर्यकरण का भी एक कारण है, इसे भी माना जाता है। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन सा कारण किस तरह से मगध के उत्थान में मदद किया था। तो भौगोलिक कारण में देखते हैं कि मान लीजिए ये आपका मगध का इलाका है, ठीक है, गंगा नदी बह रही है, इधर से सोन नदी जा रही है, और इधर से आपका घग्गर नदी आ रही है, इधर से गंडक नदी आ रही है, और इधर से आपका पुनपुन नदी जा रही है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक लोकेशन है आपका मगध का, ठीक है। और ये गंगा नदी आपका बेसिकली आपके इधर से आएगी, क्योंकि उत्तराखंड यहाँ होगा, इधर यूपी होगा, ये पूरे इलाका। मैप थोड़ा गलत हो गया है, लेकिन बेसिक आप समझ जाएगी क्या सीन है, ठीक है। उत्तराखंड, यूपी, फिर आपका बिहार पड़ेगा, फिर आपका बंगाल है, फिर आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो जो मगध का इलाका था, तो बेसिकली ये बीच बीच का इलाका, गंगा का जो बेसिन है उसके बीच बीच के आसपास में ये पड़ता है, ठीक है। और ये इस इलाका के जो दक्षिण में है वहाँ पे है आपका झारखंड, ठीक है। तो झारखंड में आपका लोहा बहुत अधिक पाया जाता था, और इसी लोहा का उपयोग करके वे लोहा का हथियार बनाते थे। और उस लोहा का दो तरह से उपयोग किया जाता था, एक तो कि कृषि के जो उपकरण है वो बनाने में, और दूसरा है कि आपका जो युद्ध के हथियार है उन्हें बनाने में। और चूँकि लोहा अच्छा था तो उनके हथियार बहुत मजबूत हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्हें लोहा बेसिकली या तो आपको लोहरदगा के आसपास से मिल जाता था, या फिर सिंहभूम का इलाका का लीजिए, जो भी हो, तो झारखंड से इन्हें लोहा मिल जाया करता था, ठीक है। और चूंकि इनके पास लोहा का हथियार था और दूसरों के पास नहीं था, तो जाहिर है कि दूसरे इसके पास नहीं टिक सकते थे इनके ताकत के पास। लेकिन इधर है अवंती, तो अवंती के भी जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश से अवंती को भी लोहा मिल जाता था, तो इसीलिए अवंती भी बहुत मजबूत था, और इसीलिए इनका लड़ाई करीब 100 साल चला गया था, और उसके बाद मगध इसके ऊपर जीत हासिल कर पाया था, ठीक है। तो लोहा ने मगध के उत्थान में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसके बाद आते हैं कि इसकी 2 राजधानियाँ थीं, और दोनों राजधानियाँ बहुत मजबूत जगह पे थी, ठीक है। तो पहला तो है कि आपका गिरिव्रज, आपका कैसे दिखा है, चलिए मान लीजिए बिहार का ये है, ठीक है, इधर आपका झारखंड का इलाका है, तो गिरिव्रज आपका इस जगह के आसपास में है, ठीक है। और ये एक पहाड़ी इलाका है, और करीब 5 तरह से ये 5 ये आपका पहाड़ी से घिरा हुआ है, मतलब 5 साइड से अगर ये घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5, इधर अगर छोटा सा जगह है तो इसे भी इन्होंने दीवार खड़ा कर दिया था पत्थर का। तब इससे तरह के किले को आपका भेद कर अंदर जा पाना बहुत मुश्किल था, और इसीलिए कोई भी दूसरे राज्य के राजा इन्हें हरा नहीं पाते थे, क्योंकि इनका किला बहुत मजबूत था, ठीक है। तो ये एक फैक्टर था कि इनका किला बहुत मजबूत था। और दूसरा एक और चीज़ आता है कि इसे तोड़ने के लिए, इस तरह के किला को तोड़ने के लिए आपका हाथी बहुत उपयोगी हो सकते थे। तो सभी इलाकों के राजा के पास आपका हाथी नहीं थे, लेकिन झारखंड में आपका हाथी चूँकि बहुआयत मिल जाते थे इस इलाका में, तो यहाँ से आपका मगध को हाथी मिल जाता था। और चूँकि इनके पास हाथी होता था तो ये दूसरे राजाओं के किलाओं को तोड़ने में बहुत मदद हो जाता था, ठीक है। तो हाथी ने भी अब मगध के उत्थान में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए कहीं आपका पानी से भरा हुआ इलाका है या जंगली इलाका है, तो उस इलाका से हाथी को आप आराम से गुजार सकते हैं। और कुछ हाथी अगर लगातार गुजर गए तो वहाँ रास्ता बन जाएगा, और उसके बाद तो पीछे से सेना आसानी से जा सकता था। तो हाथी इस रूप में भी आपका काम आता था, ठीक है। इसके अलावा है कि आपका मगध का जो दूसरा राजधानी बना था वो पाटलिपुत्र, तो नदियों से वो काफ़ी ऐसे घिरा हुआ था वो, और चूँकि घिरा हुआ था तो काफ़ी हद तक ये जल दुर्ग का भी निर्माण कर देता था। तो पहले देखते हैं कि कैसे घिरा हुआ था। तो ये मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और ये यहाँ पर स्थित थी। मतलब इधर से गंगा आ रही है,
इधर से घग्घरा है, इधर से गंडक नदी यहाँ पे है, इधर से सोन नदी गढ़वा पलामू होते हुए यहाँ जा रही है, और ये पलामू के आसपास से ये पुनपुन नदी निकलती है और ये यहाँ मिलती है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये इधर से नदी से घिरा हुआ है, इधर से भी करीब करीब घिरा हुआ है ये। और चूँकि घिरा हुआ है तो इसीलिए कहा जाता था कि जल दुर्ग का इसका निर्माण हो गया था, कि जल से चारों तरफ से घिर के मतलब जल से इसका रक्षा हो रहा था। क्योंकि पहले के काल में सभी लोगों के पास नौसेना हो तो ये ज़रूरी नहीं था। अब चूँकि नौसेना नहीं है सभी के पास, तो सभी इस नदियों को पार करके इन्हें अटैक नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्रा भी सुरक्षित थी। और इससे पहले हमने देखा था कि गिरिराज चूँकि 5 तो मतलब साइड से घिरा हुआ था और एक साइड से दीवार से घिरा हुआ था, तो वो राजधानी भी सुरक्षित थी। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। इसके बाद भी भौगोलिक स्थिति में ही आगे जाएगा। और भौगोलिक स्थिति में अब ये आता है कि जो मगध का जो लोकेशन था ये आपका गंगा के किनारे था और काफ़ी सारे नदी तो आपने अभी देखा है। तो इस कारण से इस इलाका में बाढ़ आते रहता था, और जो हर साल बाढ़ आते रहता था तो बाढ़ के पानी के साथ एक मिट्टी का एक लेयर भी आता था जो हर साल उस क्षेत्र के ज़मीन के ऊपर मतलब बैठ जाता था। और इससे उस जगह के मगध का जो इलाका था उस जगह का ज़मीन बहुत उपजाऊ था, और जब ज़मीन उपजाऊ था तो वहाँ पे फसल का उत्पादन ज़्यादा होता था। इसके कारण और भी है कि लोहा के उपकरण आ गए थे, जो हल लोहा का फाल लगना स्टार्ट हो गया था। इस कारण से होता है कि गहरी जुताई होती थी, इस कारण से लोहा का फाल और दूसरा कि आपका उपजाऊ मिट्टी, ये दोनों मिला के आपको उत्पादकता बहुत अच्छा था इस इलाके का। मतलब इलाहाबाद से पश्चिम में जो जितनी उत्पादकता थी उससे ज़्यादा उत्पादकता आपका इस इलाके में थी। अब चूँकि इस इलाके को उत्पादकता ज़्यादा थी तो यहाँ पे आपका जो अन्न का जो प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, वो काफ़ी अधिक होता था। अब जब अधिक उत्पादन होगा तो किसान के पास सरप्लस या अधिशेष बचा हुआ रहेगा, क्योंकि पूरे अन्न को तो वो खा नहीं सकता है, और जब पूरे अन्न को वो खा के ख़त्म नहीं कर सकता है तो उसके पास काफ़ी सारा अन्न बचा हुआ रहेगा। अब काफ़ी सारा जो अन्न बचा हुआ रहेगा उससे क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। तो ये होगा भूकर, यानी कि आपको भूमि का कर लगता था तो वो आपको देने में ठीक से चुका पाना ये लोग के लिए मतलब ये कर पाने में संभव हो गए ये लोग। क्योंकि अगर अधिशेष हमेशा बचा हुआ है तो आप रेगुलर टैक्स दे सकते हैं, मतलब लैंड रेवेन्यू। दूसरा है कि अधिशेष अगर बचा हुआ है तो ये लोग टैक्स ऑन ट्रेड भी आएगा, मतलब ट्रेड होगा और टैक्स होगा। कैसे होगा तो वो देखते हैं कि अगर आपके पास अधिशेष बचा हुआ है तो अधिशेष बचा हुआ होने के बाद क्या होता है कि आदमी उसे बेचेगा और उसके बाद पैसा आएगा। ठीक है, और अगर पैसा आता है तो सबसे पहले इंसान में बदलाव ये आता है कि उसका खान पान सुधर जाता है। खान पान के बाद उसका वस्त्र पहनने का तरीका सुधर जाता है, और उसके बाद के एक और बदलाव आता है कि उसको वो अच्छे घर में रहने का कोशिश करता है। और जब सभी लोगों के पास अधिशेष बच रहा था और सभी लोग अगर अच्छे घर में रहने की कोशिश करेंगे तो एक छोटे से इलाके में या कुछ बड़े इलाके में एक आपका सभी के घर अगर अच्छे होंगे तो नगर का निर्माण हो गया। ठीक है, और इस तरह के पाली ग्रंथों में उस समय का जो विवरण मिलता है कि जो गंगा के पूरे इलाका में आपका करीब 40 नगर था। अब अगर 40 नगर उस समय था तो सभी अपने अपने ज़रूरत की चीज़ों को उत्पादन नहीं कर लेते होंगे, उनका आपस के में व्यापार भी होता होगा।
और जब व्यापार होता होगा तो जाहिर है कि बहुत लोगों को प्रॉफिट भी होता था। अब जब उस इलाके का राजा था तो जो व्यापारी लोगों को प्रॉफिट होता था उससे वो टैक्स लेता था। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि कृषकों से टैक्स लेता था, यहाँ पे हो गया कि आपका व्यापारियों से टैक्स मिलता था। और वो इलाका का राजा कौन था? तो मगध का राजा वहाँ पे राजा था। तो ये दोनों टैक्स किसको मिलता था? तो मगध के राजा को मिलता था। अब मगध के राजा को अगर रेगुलर टैक्स मिलेगा तो फिर वो तब अपना रेगुलर सेना रख सकता है, तो वो रख सकता है। क्योंकि मान लिया अगर ऑफिस में काम करने वाले हैं तो वो भी उन्हें रेगुलर सैलरी दे सकता है। अगर सेना भी है तो उसे रेगुलर सेना दे सकता है। मगर अगर मान लिया रेगुलर इनकम नहीं आएगा तो रेगुलर सेना नहीं दे सकता है, तो सेना आपका कमज़ोर होगा, ठीक से मेंटेन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास रेगुलर इनकम है, अगर वो रेगुलर सैलरी दे सकता है तो सेना उसका मेंटेन्ड होगा। इसीलिए बिंबिसार ने सबसे पहला मतलब स्टैंडिंग आर्मी या स्थायी सेना रखा था। अब स्थायी सेना अगर रहेगा हमेशा के लिए, सेना का कोई काम नहीं है, बस सिर्फ युद्ध लड़ना और आपका ट्रेनिंग करना। अब अगर सिर्फ सेना का यही काम रहेगा तो सिर्फ मतलब वो ट्रेनिंग करता रहेगा, उसके बाद अच्छे हथियार होंगे तो जाहिर है कि वो दूसरे सेनाओं पर भारी पड़ेगा, जिसको इस तरह का सुविधा उपलब्ध नहीं था। तो इस तरह से देखते हैं कि मगध का सेना काफ़ी मजबूत था इस कारण से, क्योंकि उनके राजा को रेगुलर इनकम मिल जाता था, क्योंकि वहाँ पे व्यापार मतलब एग्रीकल्चरल सरप्लस या खाद्य अधिशेष बचता था। इससे दो तरह के टैक्स मिल जाते थे और सभी को वेतन मिलता था इस चक्कर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें है कि जो आपको व्यापार हो रहा था, ठीक है, तो व्यापार में एक और चीज़ मदद करता था, वो क्या? आपका लकड़ी। ठीक है, और जैसे नदी सब बने हुए थे, इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, इधर भी नदी है। मान लीजिए यहाँ पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र नदी के थ्रू से मतलब नाव से चारों तरफ जा सकता था। और अगर नाव से जाएगा, नाव से व्यापार करेगा, क्योंकि इधर उधर जंगल उंगल है, लुटेरे वगैरह हैं तो दिक्कत आएगा। लेकिन नदी के नाव से मतलब काफ़ी कुछ सुगम था। तो अगर नदी से व्यापार कर लेगा तो उसके लिए नाव बनाना पड़ेगा, नाव के लिए अच्छा लकड़ी चाहिए। और ये मगध का इलाका है, मान लीजिए ये इलाका है, चाहे गया तक ये इलाका फैला हुआ था ये, तो इस इलाका में जो आपका झारखंड का इलाका है, चाहे काफ़ी सारे इलाका में आपको बहुत सारा लकड़ी मिल जाता था। और जब आपको अच्छा लकड़ी मिल रहा है तो आपका नाव अच्छा होगा, और नाव अच्छा होगा तो सभी तरफ आप व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यापार को भी फायदा होता था। ठीक है, तो लकड़ी ने भी मतलब इस इलाके में जो लकड़ी उपलब्ध थे उससे भी इन्हें फायदा हुआ था व्यापार वाणिज्य को फैलने में। ठीक है, और फिर इसके अलावा एक चीज़ और आता है इसमें कि आपका क्या कहते हैं कि आर्यनाइजेशन का भी एक कारण आ जाता है कि जो वैदिक संस्कृति वहाँ पे धीरे धीरे सेटल किया ना। पहले इसे व्रात्य प्रदेश माना जाता था कि मतलब यहाँ पे मतलब पतित लोग रहते हैं या अच्छे लोग नहीं रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे आर्यों का प्रसार मगध के इलाके में हुआ, यहाँ के लोगों से घुले मिले। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि चूँकि ये नए नए वैदिक संस्कृति के संपर्क में आए थे तो इनमें एक नया जागृति टाइप का आया और बाहर एक्सपेंशन या फैलने का विचार आया। और इनमें चूँकि नए नए वैदिक संस्कृति का हिस्सा बने तो इनमें जोश ज़्यादा था, और चूँकि जोश ज़्यादा था तो ज़्यादा तेज़ी से फैलने की कोशिश किया। और इस कारण भी कहा जाता है कि मगध एक साम्राज्य का रूप ले पाया। ठीक है, तो इतने सारे कारण थे जो कि मगध के साम्राज्य के विस्तार को समझाते हैं। और ये सब जो मैंने बाद में कारण बताया कि आपका शासक अच्छे थे या वे महत्वाकांक्षी थे, या इसके लोहा ने क्या कारण मतलब रोल प्ले किया, हाथी ने क्या रोल प्ले किया, फिर आपका लकड़ी ने क्या रोल प्ले किया, इसका राजधानी सुरक्षित राजधानियों ने क्या रोल प्ले किया, इसका उपजाऊ ज़मीन में ने क्या किया, फिर सरप्लस जो अधिशेष था उसने क्या किया, व्यापार से जो टैक्स आता था उससे किस तरह का रोल प्ले हुआ। तो इतना सारा जो पॉइंट्स है वो हमें मेंस के आंसर में लिखना पड़ेगा जब भी मगध के उत्थान के बारे में पूछा जाएगा।
ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन का जो नेचर है, जो टॉपिक है, उसके हिसाब से लगता है कि ये करीब 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर 20 नंबर में क्वेश्चन आता है तो मैंने अभी जो कहा वो लिखना है, इससे अलावा आपको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इससे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है तो शुरुआत में, जो क्लास के शुरुआत में मैंने जो कहा था कि 3 वंश के गिनाए थे कि हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और आपका नंद वंश है, फिर उसके राजाओं ने क्या क्या किया था, आपको उसे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इधर के करीब 7-8 फैक्टर और उधर के 3 वंश के काम, अगर इन्हें आप पूरा कर देते हैं तो फिर आप आपका आंसर करीब 40 नंबर का आंसर पूरा हो जाएगा और 7-8 पेज तो आप आराम से लिख सकते हैं इतना में। ठीक है, तो आज के टॉपिक